में सरकार ने आपके थप्पड़ मार दिया दाईं तरफ और बाईं तरफ में आप दूसरे आदमी आम आदमी को थप्पड़ मार रहे हैं। आप चाहते हैं जो जो जनता के ऊपर मार रहे हैं उस पर सवाल न हो, आपके ऊपर थप्पड़ पर उस पर किया जाए। हमारा ड्यूटी है वकीलों की। देखिए, सारी आज़ादी की लड़ाई वकीलों ने लड़ी। ये वकीलों को चाहिए सोशियो लीगल एक्टिविस्ट के रूप में जाने कि जाते ये कौन लोग हैं जो जज की कोर्ट में जाकर उनको प्रसारित तो उनकी ऐसी तैसी कर दी गई थी, असम भेज दिया गया था। हाँ, तो ये सारी चीजें तो उस अमेंडमेंट के जो तो ये कौन कराता है? ये तो आप ही कराते हैं। तो ये लेकिन वो एक्शन को ले रहा है, जज तो ले रहा है ना। तो यहाँ के जज नहीं कर सकता। अभी अब चंद्रा ने भी किया था कि वकील ड्रेस लेके बाजार में पहन के न घूमिए। वो संगीता चंद्रा ने तो ये साबित कर दिया कि जो बड़े वकील हैं वो कितने निकृष्टता के स्तर पर उतर सकते हैं। हमारे साथ हैं चंद्रभूषण पांडे जी। शुरुआत की थी वकालत से देवरिया में, उसके बाद लखनऊ आए, फिर जुडिशरी में आ गए, जज हो गए, अच्छी खासी हैसियत हो गई, राजभवन के विधायी सलाहकार हो गए, उसको भी छोड़ दिया, फिर वकालत में आ गए। यानी कि जिस घर से शुरू था जिंदगी शुरू की थी उसी घर में फिर वापस आ गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि एक वकील के तौर पर, एक जज के तौर पर उन्होंने वकालत के चरित्र को बहुत करीब से देखा है। हमारे पूरे देश में एक अजीब सा माहौल बन गया है वकालत को लेकर के, और खासतौर से तब जब अमित शाह ने अधिवक्ता कानून का संशोधन का एक नया कानून बनाने की बातचीत की है। पांडे जी, क्या बताएंगे कि हम आपके साथ क्यों खड़े हों? मैं आप इससे खड़े हूँ कि ये इसमें सबके आम नागरिक का एक मौलिक अधिकार जुड़ा हुआ है। न्याय पाना मौलिक अधिकार है जी। और न्याय को दिलाने की जो है व्यवस्था संविधान में, उसकी परिकल्पना ये की गई है कि जो न्याय दिलाने वाली व्यवस्था होगी वो एक बिल्कुल स्वतंत्र व्यवस्था होगी, जो कि कार्यपालिका से या विधायिका से बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी जी। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका की को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो आपके वो जैसे लोगों पर है, जनता से के लोगों पर है, क्योंकि कार्यपालिका हमेशा चाहती है कि वही नंबर 1 पर है और दोनों विधायिका या न्यायपालिका उसके अधीन रहें या उसके गुलाम टाइप के रहें या उसके प्रभाव में रहें। और ख़ास करके विधायिका को तो नहीं, उतना विधायिका में तो खुद ही रहते ही रहते हैं। वो न्यायपालिका को जरूर चाहते हैं कि न्यायपालिका भी उनके गुलामी की तरह काम करे या कमिटेड रहे उनका, कि जो वो चाहते हैं, जिस उद्देश्य से वो सरकार चलाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो करें। और ऐसा हो भी चुका है। इंदिरा गांधी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात पूरे देश में उन्होंने इसको चलाया, कह के चलाया। ऐसा नहीं है कि चोरी छुपे चलाया। तो कमिटेड जुडिशरी सब चाहते हैं कि जो खास करके जो बहुत पॉपुलर लीडर हो जाते हैं या जो भी पॉपुलर प्रधानमंत्री हो जाते हैं या मुख्यमंत्री हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से न्यायपालिका चले। तो न्यायपालिका उनके हिसाब से चलने के लिए जो अगर कोई रोक सकता है जी, तो वो है वकील। और वकील चूँकि स्वतंत्र पेशा है, वकील किसी के अधीन तो है नहीं। वो जो पेशा करता है किसी कृपा पर नहीं करता, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी कहिए या न कहिए, मान लीजिए अपनी कम से मेहनत पे करता है और चीज़ों को सब अच्छे ढंग से समझ के और भरपूर मेहनत करके अपने मौकिल का वो केस जीतने की कोशिश करता है। तो इसलिए वो किसी का स्वतंत्र है तो किसी का दबाव क्यों माने। तो इस न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खास करके लोकतंत्र में बचाने का काम अगर है तो मैं तो ये कहता हूँ कि न्यायाधीशों का भी है, वकीलों का भी है और जनता का भी। नहीं, मुझे क्या बताइए कि 1961 में जो आपका एडवोकेट एक्ट है उसमें से क्या खामी है जो अब एक नए अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत पड़ रही है? हाँ, देखिए 1961 का एक्ट आया तो उसमें भी ये इस दृष्टिकोण को रखा गया है कि बार एसोसिएशन ये बार वकीलों को स्वतंत्रता तभी मिल पाएगी जबकि इसके लिए एक स्वतंत्र बॉडी होगी जो कि इनको नियंत्रित करेगी। इनमें जो, क्योंकि कोई भी बॉडी आप रहेगी तो उसको रेगुलेशन तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो रेगुलेट करना ही पड़ेगा। तो पार्लियामेंट ने एक बार अधिवक्ता अधिनियम बनाया, एडवोकेट्स एक्ट 1961, और उसमें इंस्टीट्यूशन डेवलप किया कि बार काउंसिल होगी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे बार काउंसिल होगी, और अधिवक्ताओं को जो भी वो वकालत करना चाहते हैं उससे वो इनरोल्ड होंगे और उनके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी कार्रवाई होगी, क्योंकि एडवोकेट होंगे बार काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे, तो इनरोल्ड होंगे या रजिस्टर्ड होंगे जो भी कहिए, तो उनके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी कार्रवाई करेगी वो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश करेगी। उसके खिलाफ अगर कोई आपको कोई ग्रीवांस है तो उसके खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील कर सकते हैं। उसके खिलाफ अगर उसके बाद है तो जानते हैं उसके बाद
न्यायालय का रास्ता तो हमेशा खुला रहता है। किसी भी अथॉरिटी के निर्णय के खिलाफ आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार अगर हनन हुआ तो रिट के रूप माध्यम से आप जा ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बार काउंसिल इंडिया ने भी आपकी बात नहीं सुनी तो आप बार काउंसिल उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर फैसला कर सकते हैं कार्रवाई अपने ग्रीवांस को। तो ये स्वतंत्र व्यवस्था है, इसमें कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तो सर चल रहा है, तो फिर नए अमेंडमेंट की आवश्यकता क्या है? वही देखिए, मैं कह रहा हूँ 61 में इस भावना को रखा गया कि इनको एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से इनकी एक बॉडी हुई और वही इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, वही इनको संचालित करेगी, ताकि इनके स्वाभिमान पर, चाहे इनके स्वतंत्रता पर किसी प्रकार के कोई प्रभाव कोई न डाल सके। अब ये जो संशोधन हुआ है 2025 का, इसमें कई बातें हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कहा कि बार काउंसिल में राज्य सरकार के लोग भी रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कि कोई भी बार काउंसिल है उसमें हर राज्य में चुन के आते हैं, उन्होंने कहा उसमें 2-3 आदमी जो है राज्य से उनके अधिकारी होंगे। अब बार काउंसिल जो एक वकीलों का संगठन है उसमें अधिकारियों को लाने का क्या मतलब है? मतलब उनके खिलाफ जो कार्रवाई वकीलों के खिलाफ होगी तो उसमें अब सरकारी अधिकारी भी, उनकी भी उसमें भूमिका होगी। अब बताइए अधिकारी किसको बताएंगे? अधिकारी IAS अधिकारी और हित होंगे और क्या, या जुडिशरी के कोई जुडिशियल ऑफिसर होंगे। अब बाहर के वकीलों का एक से एक स्ट्रक्चर के वकील होते हैं, अब बड़े बड़े लंबे लंबे उनके अनुभव होते हैं, कानून के ज्ञाता होते हैं। अब उसमें ये अधिकारी जाके उनको नियंत्रित करें, वो अपना राय दें, वो क्या, उनकी क्या हैसियत है कि वो राय दे सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। पता नहीं गवर्नमेंट में, लेकिन गवर्नमेंट का ये होगा कि मतलब हम जाए रहेंगे तो हम अपना तिगड़म लगा होगा कि जिस अधिवक्ता को चाहेंगे उस अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई कराने में सफल होंगे। ये तो बहुत ही छोटी सोच है। अगर आप रखना हो तो भाई उसमें रहना तो कहते भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे या चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट रहेंगे तो कोई बात समझ में आती, या एडवोकेट जनरल रहेंगे। एडवोकेट जनरल को तो उसमें उस कमेटी में एडवोकेट जनरल हमेशा रहते हैं, समझ लीजिए, एक्स ऑफिशियल मेंबर भी होते हैं। मतलब उस लेवल के वकीलों का लेवल बढ़े ना, आपको क्या वकीलों को आप सारे एक से, ये हम नहीं कहते कि सारे वकील इस देश में बिल्कुल दूध के धोए, ये हम नहीं कहते, लेकिन वकीलों का अब भी बहुत सारे ऐसे वकील हैं जिनकी इंटीग्रिटी, जिनकी योग्यता, जिनकी क्षमता पर आप सवाल नहीं उठा सकते। परसेंटेज बताएंगे कि कितने लोग योग्य हैं और कितने? हम कहते 5% हो, हम 1 मिनट के लिए कह रहे हैं 5% हो, लेकिन है तो आप उन्हीं 5 में से सेलेक्ट करिए, आप सेलेक्ट करिए। ये कौन करेगा? ये बार के मेंबर ही करेंगे ना। क्या आपको नहीं लगता है कि जो बार एसोसिएशन या बार काउंसिल है एक गिरोह के तरीके से काम करता है? अब ये जब जनता का जब वकील चुन रहे हैं उनको, तो वही तो जा रहे हैं, फिर तो वो पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। गिरोह की तरह MLA चुने जा रहे हैं, गिरोहों से MP चुने जा रहे हैं, गिरोह से प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, गिरोह से मुख्यमंत्री, तो वो तो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी बात हो गई। अब आप इधर 50-65% अपराधी पार्लियामेंट में इस समय है, करीब 40-45-50% उत्तर प्रदेश विधानसभा में, सभी विधानसभा में। ये तो उनका रिपोर्ट ही है, कोई हमारी रिपोर्ट नहीं है। जो इलेक्शन रिफॉर्म का जो रिपोर्ट समय समय आता है उन्होंने दे रखा है कि 50 और गंभीर अपराधों में लोग हैं। क्या मुझे बताएंगे कि जो अमेंडमेंट एक्ट है इनका, अमित शाह जी का, ये आम आदमी के खिलाफ कितना? आम आदमी के पहले हम ये तो वकीलों से मतलब है, आम आदमी, अब आम आदमी परेशान तो वही होगा। हाँ, आप बता रहे हैं कैसे। पहले तो आपने ये कर दिया, उसमें दूसरा ये कह दिया कि वकील लोग अगर मुकदमा हार जाते हैं तो मुद्दई को, क्लाइंट को यह अधिकार होगा कि उनके से कंपनसेशन की डिमांड करें। तो अब ये देखिए, उस पर दबाव डाला आपने। पहले तो आपने उनके डिसिप्लिनरी एक्शन पर दबाव है, फिर मुकदमा हार गए। अब मुकदमा हारने जितने काम तो वकील करता नहीं, वकील तो बहस करता है, गलत बहस करता है तभी जज की जिम्मेदारी है कि कानून के हिसाब से निर्णय दे। सही बहस करता है तो तब भी उनकी जिम्मेदारी है, और दोनों पक्ष को बेवकूफ बनाता है वो। हाँ, तभी दोनों पक्ष के वकील रहते हैं ना। नहीं, एक पक्ष के रहता नहीं, बहस के पहले अगर वो बेवकूफ बनाता है वकील को, तब क्या होगा? तो बहस के पहले तो कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? बहस के सवाल है तो क्यों उसके बेवकूफ बना रहा है? नहीं, तो फिर वो आम आदमी की तरह काम कर रहा है। और आम आदमी कर रहा है, जो अपराध है 420 तो सबके खिलाफ लगेगा FIR, वो तो सबके खिलाफ होता था ना। तो 420 चीटिंग फीटिंग वो तो है। लेकिन उसके पहले ये शुरुआत हुआ था कि उपभोक्ता कानून में उसको रखा जाए, वकीलों को, उसको आप ही ने उस पर विरोध किया था। नहीं, अब आप उनको पहले वकीलों का स्टेटस समझिए। पहले देखिए, ये थोड़ी सी गंभीरता की बात यह है कि वकीलों को आपने क्या स्टेटस देगा। ही इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मतलब जज जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, मतलब वो निर्णय करने का अधिकार उसके अंदर है। बस जज को असिस्ट करने का कानूनी अधिकार बार काउंसिल एक्ट, एडवोकेट एक्ट में दिया गया है कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मतलब उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है जितना कि जज साहब की। अंतर यह है कि जज को असिस्ट करता है वो,
सही निर्णय आने में। और वो जो है जज जो है वो दोनों पक्ष नहीं रहते ना, तो ये हो सकता था चीटिंग करते, मान ली कितने भी चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष खड़ा है वो कहेगा साहब चीटिंग कर रहे, वो कहते ही है, हम लोग कहते हैं तब गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, फॉल्स एफिडेविट दे रहे हैं। ये रोज बहस कोर्ट में होता है, ये आम बात है। जज भी कहता है कि आपने गलत बयानी किया, गलत स्टेटमेंट दिया, डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, वो लगाया, इसीलिए डिले भी होता है। तो इसमें आप अधिवक्ता को दोषी नहीं कर सकते। दोनों मानता करिए, एक अधिवक्ता जानबूझ के न्याय के बियॉन्ड अगर वो धोखाधड़ी करता है तो बिल्कुल उसकी हीनियस क्राइम है। हम शायद आईपीसी के कानून पर लगते भी हैं। तमाम वकील आजकल धंधे कर रहे हैं, जमीन का धंधा कर रहे हैं, धमकाते हैं, उन पर लगते हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश में ही तमाम वकीलों का एक लिस्ट निकली है कि ये लोग वो वकालत के बियॉन्ड जो काम कर रहे हैं, वो वकालत के बियॉन्ड जा, जबकि वकालत एडवोकेट एक्ट में है कि आप वकालत के अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे। ये उसी एडवोकेट एक्ट में ही प्रोविजन है, पहले ही से है कि आप वकालत के अलावा दूसरा धंधा नहीं करें, लेकिन लोग कर रहे हैं और झेल रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। तीसरा एक अलग है क्या? ये भी तो इस पर भी डिस्कशन में कर लिया, इसमें नहीं आ रहा, एडवोकेट एक्ट में उसके लिए कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, ये तो मैं कह रहा हूँ उसके लिए एडवोकेट एक्ट कहाँ? लेकिन आपका चरित्र ये है कि आपके कार पे लिखाए रहते हैं, दरवाजे पे वही लिखाए रहते हैं, सब गलत है, सब गलत है वो लेकिन वो करते हैं, आप करते हुए मैंने कहा किसी को मिलेंगे तो पटक करके मारेंगे, मार देंगे, तो वो सारा उस पर नहीं बोलना चाहिए। नहीं, उस पर सारा आईपीसी कवर है, उस पर आपने नहीं बना रहे नियम, उस पर नियम बार कौंसिल। तो आपका ऐतराज सरकार के बार कौंसिल में जो अमेंडमेंट है, आप यही सवाल पूछा आपने। नहीं, दोनों सवाल एक साथ। हाँ, तो अब उसको हम उसका भी उत्तर दें। जैसे बार काउंसिल ने ये कहा कि इनके ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो जो नए नियंत्रण वो कर रहा है एज एन एडवोकेट जो काम करता है उसी पर तो बार काउंसिल एक्ट में एडवोकेट एक्ट में नियंत्रण कर सकेगा। एज एन एडवोकेट जो एक्ट परफॉर्म कर रहा है उस पर वो क्या बार काउंसिल रेगुलेट करेगा, और उसमें अगर इंडिसिप्लिन है तो उस पर वो बनाएगा। मैं कहता हूँ उस पर अगर रेगुलेट करना है तो आप इस तरह से मत रेगुलेट करिए। इन्हीं के जो इलेक्शंस हैं आप प्रोविजन बढ़ा दीजिए कि ये मिसकंडक्ट भी आएगा। अभी तक आपने मिसकंडक्ट को डिफाइन उतना नहीं किया है, आप मिसकंडक्ट में डिफाइन किया। जैसे आपने लिखा ना कि वकील जो है वो नहीं करेंगे, दूसरा धंधा नहीं करेंगे, तो दूसरा धंधा अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आपने कोई व्यवस्था करते कि दूसरा धंधा कर रहे हैं तो उसके लिए हम पता लगाएंगे, और पता लगाएंगे दूसरे धंधे करने पर भी ये हम उसकी कार्रवाई करेंगे। तो ये सब तो अमेंडमेंट आप लाए नहीं। अमेंडमेंट ला रहे हैं कि जितने भी आपके खिलाफ कार्रवाई, मतलब उसको सिस्टम को कंट्रोल करने वाले आप काम कर रहे हैं, उस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब आप ये कहिए कि हमको वकीलों में विश्वास नहीं है, तो ये बात तो अगर वकीलों को आप विश्वास है तो हम कहेंगे नहीं, हमें वकील पर पूरा विश्वास है। लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है, हमारा ये है कि उसने सरकार ने आपके थप्पड़ मार दिया दाईं तरफ, और बाईं तरफ में आप दूसरे आम आदमी को थप्पड़ मार रहे हैं। आप चाहते हैं जो जनता के ओर मार रहे हैं उस पर सवाल ना हो, आपके ऊपर थप्पड़ पर उस पर किया जाए। ये बिल्कुल नहीं, ये तो ही मैंने कहा है कि जनता के ही लिए वकील खड़ा होता है और जनता के ही मुकदमे के लिए जी जान से लड़ता है। अब वहां जी जान से? हाँ, अच्छा, ये मजाक अच्छा है? मजाक अच्छा नहीं, सच्चाई है। अब बताइए, आप जी जान से, अब आप बताइए कि जनता का गलती कहाँ करता है वो बात, वो एक सवाल है कि वो जी जान से नहीं, जैसे हमने कहा कि मैंने कहा आपसे जी जान से करता है, आपका नहीं मजाक है, बिल्कुल नहीं, जी जान से नहीं करता। जी जान से न करने वाले कितने वकील हैं? मैं तो यही समझता हूं कि जो भी एक सीनियर न करिए, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीनियर है बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके घर में कितना कचरा भरा हुआ है, इसको संभालने की, निकालने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। तो हमारी जिम्मेदारी को आप इलाज करिए ना। अब बार अरे भाई, पहले अपने घर को तो साफ कीजिए, गिरहबान में साफ कीजिए। हम बात तो आप हमसे, हम ही को छोड़िए कि बार काउंसिल करे, तो बार काउंसिल कैसे करे उस पर छोड़िए और उनको स्ट्रिजेंट करिए, उनकी जिम्मेदारी बढ़ाइए। क्या आपको जानकारी नहीं है कि बार काउंसिल में जो एनरोलमेंट के लिए अब जाता है उनका मकसद केवल जो ड्राफ्ट वो तुम्हारा नियम बदलना चाहिए ना। वहां अब तो आपने एग्जाम कर दिया, पहले इम्तिहान नहीं था, अब इम्तिहान से पास हो गया है। तो आप नहीं कर रहे थे तभी तो वो सरकारी हस्तक्षेप चल रहा है। अगर आपने काम ठीक किया होता, एक तो इम्तिहान किया आपने, इम्तिहान पास करके इनरोल हो रहे हैं, वहां रिस्ट्रिक्शन लगाया। उसमें आप पहले से ही है कि अगर अपराधी हैं तो आप इनरोलमेंट नहीं होगा, पहले से है। अगर आपका इनरोलमेंट हो गया है, अपराधी है, पता लगा, कैंसिल हो जाएगा। कोई मिसरिप्रेजेंट फॉल्स एफिडेविट किया तो ये तो सारी व्यवस्था पहले से है। गाजियाबाद में हड़ताल हुई, मारपीट हुई,
डिस्ट्रिक्ट जज को मारा गया। और उसके बाद वहां नाहर सिंह नाम का, यादव नाम का व्यक्ति जो पूर्व अध्यक्ष है, वो एक माफिया की तरीके से काम कर रहा था। इसको पूरा सबने साबित कर लिया। कई वरिष्ठ लोग, वकीलों से और काउंसिल के कई लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, ये बहुत, नाहर सिंह ने बहुत गलत किया, लेकिन उस पर एक्शन आपने कुछ भी नहीं किया। और आप चाहते हैं कि उस पर कोई एक्शन न हो। अगर कोई एक्शन कर रहा है तो उसमें आपको पैर में दर्द हो रहा है। अब इसी एग्जाम्पल से पूरा सिस्टम को आप समझा दें, पूरे सिस्टम को हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसी एग्जाम्पल से। नाहर सिंह जैसे क्रिमिनल आदमी है, वो क्रिमिनल मानते हैं, मान लीजिए आप हिसाब से कि वकील है, नहीं मेरे से नहीं है, हमने जो हमारी फाइंडिंग मान लीजिए बहुत ही अपराधी प्रवृत्ति के वकील है जी, बार काउंसिल से उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो निश्चित रूप से वो अपराधी नहीं रहे होंगे, तभी तो रजिस्ट्रेशन हुआ, नहीं तो रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल करती नहीं। अब उसके बाद उन्होंने वो मान लीजिए मिसकंडक्ट किया, उनके खिलाफ बार काउंसिल में, बार एसोसिएशन का स्टेट बार काउंसिल में गया होगा मामला, अगर यूपी में है तो उनके बाद मामला गया होगा। अब स्टेट काउंसिल अगर नहीं काम करती है मान लीजिए, तो अब जिसने भी मिसकंडक्ट किया या करवाया, तो इस तरह के प्रावधान करिए कि उन पर कैसे कंट्रोल किया जाए कि मिसकंडक्ट इतने दिनों में आपको नहीं अगर सही समस्या आप करना ही नहीं चाहते, उसकी वजह है। सतीशन मिश्रा का मामला देख लिया, संगीता चंद्रा के साथ जो हरकत की गई, ये नहीं करते हैं मान लीजिए, ये अगर नहीं करते हैं, ये सारे प्रावधान लाएंगे ना आप, कौन करेगा? अगर संशोधन लाना चाहते हैं तो ये लाइए ना, आपने तो संशोधन ये नहीं ला रहे हैं। आप तो इन्हीं कि मैं आप घुसना चाहते हैं। एग्जैक्टली, ये मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा काम सरकार कर रही है जो आम वकील के खिलाफ हो जाएगा और उसमें आम आदमी का हित भी होगा, जिसमें अगर आप ये कमेटी में, जैसे मान पत्रकार होगा, आपके जो पत्रकारों का मामला चला था ना, उसमें तो यही कर रहे थे ना कि जो इसमें जो प्रेस काउंसिल है ये डिफंक्ट बॉडी है, तो इसमें आप गवर्नमेंट के लोग बैठेंगे, तो पत्रकारों ने कहा कि हमारी बॉडी है, हम तय करेगी, आप कौन होते हैं? अच्छा, ये लोग जो है प्रेस के लोग बेईमान, सारे बेईमान हैं, और ये जो आईएएस अधिकारी है वो ईमानदार हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही। तो उसी तरह बाहर के 2 आईएएस अधिकारियों को बाहर एसोसिएशन में काउंसिल बैठा देंगे तो वो दूध के धोए हो जाएंगे क्या? या कमेटियां बनती हैं इलेक्शन कमीशन के चुनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, विपक्षी नेता, तो सब दूध के धोए हो जाते हैं क्या? सब तो अपने ही अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो वो अधिकारी भी आएंगे तो किसी का न किसी का फरमान लेके आएंगे और अपने इंटरेस्ट में उस वकील के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसमें हो सकता है कि जो बड़ा ईमानदार और सच्चा वकील हो उसके ऊपर तो कार्रवाई हो जाए, और जो बदमाश वकील है उसके ऊपर कुछ ना कार्रवाई, कोई अफसर ही बचाने लेंगे उसको, जो 2 अफसर हो। तो मेरा एक खाली इतना ही कहना है कि उनके जो बॉडी है उसमें मत इंटरफेयर कीजिए, उसके बॉडी को रेगुलेट करने के लिए कोई संशोधन लाना हो। मैं सहमत हूं आपकी बात से, इसमें कोई 2 बात ही नहीं है पांडे जी, मैं सिंपल से पूरी तरह सहमत हूं। वकील का को स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए, उस पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपकी हैसियत क्या है? आप क्या घुटने पर गोली मारी जा रही है, पूरे प्रदेश के स्थिर कर दिया है, आपको पकड़ कर कहीं भी एनकाउंटर किया जा रहा है, आप बोलते नहीं है, और जब कोई बोलना शायद करता है उस पर आप पानी डालते हैं या उस पर दूसरे तरीके से मोल्ड करना शुरू कर देते हैं, ये क्या चरित्र है आपका? देखिए, वकीलों की स्वतंत्रता है, और करीब सभी वकील, मतलब थोड़े बहुत संख्या बहुत कम होगी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए, तो वो जो वकील की भूमिका है, उसको वकील की भूमिका मत मानिए, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह से काम करते हैं लोग, क्योंकि वो स्वतंत्रता मिली हुई है इसलिए वो काम करते हैं। सत्ता बदलते ही सरकारी वकील बदल जाते हैं, ये चरित्र है, ये तो सरकार की चरित्र है ना, ये तो सरकार की। लेकिन तो मोहरा तो आप ही हैं। मोहरा नहीं, हम लोग तो लड़ते रहते हैं, ये गलत है सर भाई। एक अच्छा लॉ ऑफिसर जब नहीं पाएगा, सरकारी अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर वो न्याय क्या होगा? 2 पक्ष का है ना, तो एक वकील तो बहुत काबिल है और सरकारी पक्ष का वकील बिल्कुल काबिल नहीं है, तो अब न्याय में असिस्टेंस तो दे नहीं रहा है, तो फिर जज साहब जो कहेंगे वो निर्णय होगा। ये तो हम लोग लड़ रहे हैं, मैंने तो PIL कर रखा है कि भाई सरकारी वकीलों को अपॉइंटमेंट के लिए आपको एक नॉर्म बनाना पड़ेगा, इतने काबिल है, और हर 2 साल में 2 नहीं हटा सकते, कम से कम उनको अच्छा वकील है छोटे नहीं तो कर सकते हैं, एक बार अच्छे वकीलों को कर दीजिए, जिसमें खराब हो उनको निकालते रहिए, सरकारी वकीलों को, काबिल लोगों को रखते जाइए, और देखिए कैसे कैसे एक्सपीरियंस हो आपके पास, हर साल उनको देखिए कि कौन काबिल है। लेकिन वो पूरा राजनीतिकरण हो चुका है, सरकारी वकील का 100% राजनीतिकरण हुआ, जब आएगा जो आएगा उसको लग देगा। अब जैसे अभी आया है भाजपा के टाइम में, तो भाजपा के टाइम में तो भाजपा ने सबको रख दिया, RSS का रिकमेंडेशन कर, बताइए अब RSS रिकमेंड करे उनके दफ्तर से कि कौन वकील बनेगा, तो ये वो क्या जानते हैं कौन वकील बनेगा? पांडे जी, जंग लगता है ना, क्षरण होता है किसी भी धातु में,
उसका कारण ये होता है कि आप खुद बहुत मतवाले हो जाते हैं, अपना क्षेत्र छोड़ करके दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं और तब दूसरा व्यक्ति रेगमाल लेकर के आपकी सफाई करना, ये वही हो रहा है। मैं आपको एक नहीं कई घटनाएं बता सकता हूं कि रिटायरमेंट के ठीक पहले कुछ जजेस अपना पैसा लेकर के या किसी लाभ को लेकर के फैसला कर देते हैं या बदल देते हैं। अलग तरीके से मैं बनास के पत्रकार जो 13 महीने तक जेल में बंद रहा अमित, वो उस पर जजमेंट पे वहाँ के जज ने लिखा है कि साहब ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर अनर्गल कमेंट किया करते हैं, मुद्दा क्या है और आप फैसला क्या कर रहे हैं। इस पर भी वकील को, क्योंकि आप उसके इकलौते व्यक्ति होते हैं। बिल्कुल यही आपने क्रक्स पकड़ा, इसीलिए तो वकील बदनाम हो रहा है। वकील देख रहा है कि जज साहब गलत कर रहे हैं, जज साहब की तो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, या जज साहब रिटायरमेंट पर अच्छी नौकरी पाने चाहते हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, या जज साहब पैसे लिए काम कर रहे हैं। ये कोई छिपा नहीं है। अब हम जबरदस्ती इसको छिपाने की कोशिश करें तो ये होता है। इसी चीज को वकील कहता है कि देखिए ये जज ठीक नहीं है, इनको हटाना चाहिए, जज को रोकना चाहिए। अब जैसे ही उसने उठा तो कोई सुनता नहीं, न चीफ जस्टिस सुन रहे हैं, न चीफ इंडिया सुन रहे हैं, लिख दिया और जांच चल रही है, सब उसको प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद विकल्प क्या रहता है? हड़ताल के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता है। सारे हड़ताल वकील बिना मतलब नहीं करते हैं। कुछ हड़ताल वो अपने किसी के मालिए कोई वकीलों को मार दिया, किसी ने उनको पीट दिया, वो हड़ताल होते हैं। लेकिन बहुत सारे हड़ताल वकीलों का जज के खिलाफ होते हैं, और वही आगे पता लग लिए कि वो जजों के खिलाफ होते हैं जो फेयरली काम नहीं कर रहे हैं, चाहे जो भी रीजन हो, उन्हीं खिलाफ होते हैं। और जब उनको कोई रेमडी नहीं है, अब उनकी रेमडी जब मान लीजिए कि जैसे वकीलों के सामने एक रेमडी रहती है कि ये जज के खिलाफ हम कंप्लेंट कर रहे हैं, तो सीरियसली जांच होती है, सीरियस जांच होती और जज को हटा दिया जाता, तो आप समझ लीजिए 75% हड़ताल तो होंगे ही नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वो सारे होते हैं। कुछ ऐसे जजेज हैं, एक बात यही उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे वकील हैं जो कि अब इधर चला गया, प्रचलन ज़्यादा पहले नहीं था, ये तो समझ लिया 8-10 साल से प्रचलन हुआ कि 10-20 वकील 25 वकील खड़े होकर किसी 10 को प्रेशराइज करते हैं, कुछ जैसा चाहते हैं वैसा ऑर्डर देते हैं। इसके लिए जस्टिस उमानाथ सिंह थे। उमानाथ सिंह ने क्या किया था कि ऐसे लोगों को एक सूची बनवाई थी सीबीआई जांच करके कि जैसे ये कौन लोग हैं जो जज की कोर्ट में जाकर उनको प्रेशराइज करते, तो उनकी ऐसी तैसी कर दी गई थी, असम भेज दिया गया था। हाँ, तो ये सारी चीजें तो उस अमेंडमेंट के जो तो ये कौन कराता है? ये तो आप ही कराते हैं। तो ये लेकिन वो एक्शन को ले रहा है, जज तो ले रहा है ना, तो यहाँ के जज नहीं कर सकता। अभी अब चंद्रा ने भी किया था कि वकील ड्रेस लेके बाजार में पहन के न घूमिए। वो संगीता चंद्रा ने तो ये साबित कर दिया कि जो बड़े वकील हैं वो कितने निकृष्टता के स्तर पर उतर सकते हैं, और यही गुजरात में भी हुआ। वही दोनों तरफ अब यही देखिए, दोनों तरफ है। कुछ लोग जज भी निकृष्टता कर रहे हैं और कुछ वकील भी निकृष्टता करते हैं, दोनों तरफ। अब ऐसा नहीं एक तरफा है, पहले संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं, दोनों नहीं, बात बहुत नहीं, वकील तो जज तो कम ही है ना, उस हिसाब से जज 2 भी मिल जाए आप किसी अदालत में तो बहुत बड़ी बात है। आप इसको लेकर के विवाद करते हैं, आप इस पे नहीं करते हैं कि जजेस के सीट खाली पड़ी हुई हैं, कुर्सी खुली हुई है। हम कर तो रहे हैं, हम लोगों ने ये तो बड़ा भारी उठाया गया। ये तो जब आपके ऊपर जब आपके एक सुई लगवा दी गई तब आपको पीड़ा हुई। 180-50 जगह 150 सीटें खाली इलाहाबाद हाईकोर्ट है कुल, और 80-85 लोग। आप जानते हैं क्या हालत हो गई, मुकदमे टेकअप नहीं हो रहे। रोज हम लोग चिल्ला कहते हैं, दरखास्त देते हैं कि साहब उठिए, किया है, जज का अपॉइंटमेंट करिए, कोई सुनने वाला। वकीलों को सुनवाई करने के लिए कोई फोरम नहीं है। मैं सहमत हूं आपकी बात है, लेकिन ये पीड़ा आपकी तब क्यों निकलती है जब आपके ऊपर कुठाराघात होता है? ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें तो कोई जिसके ऊपर कुठाराघात होगा। आप लोग प्रेस के हैं, आप लोग प्रेस के हैं, चारों स्तंभों की ड्यूटी आप नजर रखते हैं, चारों स्तंभों, तो आपको भी न्यायपालिका नहीं, हमें तो कुत्ता और पत्तल चाल जाता है। वो कहने वाले तो कहने वाले जो उसे भी कहते हैं कि सारे जज भ्रष्ट हैं, सारे वकील भ्रष्ट हैं। अगर ये सारे जज और सारे वकील भ्रष्ट होते तो सिस्टम चलता क्या? उसी तो सारे पत्रकार भ्रष्ट होते तो क्या ये कभी कुछ ये आता? चाहे इस तरह के इंटरव्यू कभी होते जिस तरह के आप बेबाकी से आप अपनी बात को पूछ रहे हैं और हमसे चाह रहे हैं उत्तर। ये रोटी का झगड़ा तो हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो दायित्व है उसका और उसका अंतरात्मा है, उस पर बहुत बड़ा खतरनाक असर पड़ सकता है इस अमेंडमेंट एक्ट से लेकर के। तो ये चंद्रभूषण पांडे जी जिस तरीके से उन्होंने पूरे मामले को बताया है,
अपने आप को बचाते हुए, लेकिन खुल करके भी बताया है उन्होंने कि कहाँ समस्या कहाँ है। हम सहमत हैं इस बात से कि पांडे जी ने जो बातचीत कही है और जिसम का यो युद्ध है, एक पत्रकार के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम उसके साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि कितने वकील आपके पास हैं। तकरीबन 26 लाख हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो इन्होंने अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ा है? हाँ, ये समझना चाहिए, लेकिन इसलिए अब तो कि आपके चैनल में आपने पूछ दिया तो मैं बता दूं आपको थोड़ा कि उन लोगों को पता लग जाए जिन्होंने नहीं पढ़ा है और हड़ताल में लगे हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए। पहले तो दो तीन ही चार मुख्य हैं। जैसे पहला मुख्य यही है कि आपके डिसिप्लिनरी जो कमेटी होगी उसमें सरकारी अधिकारी को डालें। दूसरा ये है कि वकीलों को कि अगर ठीक से वकील उनके मुकदमे की पैरवी नहीं की तो मुद्दे अपने उनके क्लाइंट को अधिकार होगा कि उनके खिलाफ मुकदमा कर लेगा। चौथा है कि हड़ताल वगैरह अगर आप नहीं करेंगे, अगर कोई वकील हड़ताल करता है तो देखिए बड़ा गंभीर उन्होंने संशोधन किया, तो फिर उसकी सदस्यता ही खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए 20 साल 25 साल 30 साल के वकालत प्रोफेशन है, फंडामेंटल राइट है सबको प्रोफेशन करने का। अब 30 साल 35 साल में वकील कहीं कैमरे में आ गया हड़ताल में बैठे हुए अपने साथियों के साथ, तो आपने उसके खिलाफ इंक्वायरी करके उसका लाइसेंस खत्म कर, लेकिन जिसको सड़क पे घसीट के थप्पड़ मार देते हैं आप उसके जूतों से मारते हैं, उनके खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो पूरा एक जज को निभाना है लोगों को, लेकिन यहाँ तो पूरा जीवन प्रोफेशन में हड़ताल में जितने लोग बैठे हैं तो रोजी रोटी ही आपने खत्म कर दिया, दूसरा आप क्या काम करेगा? तो ये तो बड़ा गंभीर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं ना कि उसकी जीविका ही खत्म कर दिया। जीविका का मतलब उसका पूरा परिवार ही खत्म। अधिनायकवादी ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप हड़ताल, और फिर एक बात ये हड़ताल तो सबके लिए तो आपने लागू कर रखा है, ट्रेड यूनियन को कानूनी अधिकार दे रखा है, बहुत सारे संगठन को दे रखा है, एग्रीमेंट भी कर रखा है बहुत सारे संगठनों से, बैंक के तमाम लोगों की आप इस बात में हड़ताल जा सकते हैं। तो वकील जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है उसको हड़ताल के लिए रोकने की क्या जरूरत है कि भाई हाँ हड़ताल कैसे रुके वकीलों का, इस पर आपको चिंतन करना चाहिए। कानून से ऐसा दंड देने का प्रक्रिया मत रहेगा, दंड से हड़ताल ही खत्म होगा। आप कैसे करेंगे? 25 लाख वकील खड़े हो गए, कचहरियां बंद कर देंगे तो कितने को आप दंड देंगे? तो इस तरह से प्रावधान जो आपने बनाया है कि ये तो बिल्कुल एक एब्सर्ड नहीं, तो कुछ लगता है कि जैसे कि हम हैं, अहम भावना से बना हुआ कि मैं वकीलों को ठीक कर दूंगा। वकील को ठीक मत करिए, बल्कि वकीलों के सहयोग से इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करिए। वकील एक तरह से सोशल एक्टिविस्ट है, समझे हमें, लीगल सोशियो लीगल एक्टिविस्ट। वो जितना समाज में उनका एक्सपोजर है किसी या पत्रकार का, वकील और पत्रकार यही दो कौमें हैं जो स्वतंत्र है, सबसे ज्यादा समाज में लोगों से घुली मिली रहती हैं, लोगों की पीड़ा तकलीफ समझती है। और इसी में एक पीड़ा और भी है, जैसे वकीलों में मैं आपको बता रहा हूँ 10% वकील हैं जो खाने के मोहताज हैं, उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं कि कैसे उनको स्ट्रेंथन करें, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करें। आप वकीलों को प्रोटेक्शन पर ध्यान नहीं दे रहे। वकीलों का बहुत सारे क्रिमिनल इतने गुंडे और बदमाश हो गए हैं जो कि धमकाते हैं कि तुमने जज से मेरी मुकदमा सेट नहीं कराया तो तुम मार डालेंगे। वो फोर्स करते हैं कि जाओ जज से सेट कराओ, चाहे जितना भी पैसा देना हो। अब वो बेचारे ऐसे वकील अपने क्या करें? तो जहां वकीलों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, पहला काम आप प्रोटेक्शन देगा, फिर ये आप उन पर कहते हैं कि भाई आपको हम रेगुलेट भी करिए, आप या सेल्फ रेगुलेट करिए। हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन की भी जरूरत है। और वो सेल्फ रेगुलेशन के लिए प्रेशराइज करते हैं, बार काउंसिल बनाती है कि हम सेल्फ रेगुलेट करें। आप खाली उनको रेगुलेट करना चाहते हैं, अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके प्रोटेक्शन की बात नहीं करते। और यही पत्रकार भी मांगते हैं, जैसे आपने उदाहरण दिया कि उन लोगों के खिलाफ है, पत्रकारों को प्रोटेक्शन के भी कानून कोई नहीं। जो दोस्त डेमोक्रेसी को चलाने वाले दोस्त, कम से किसी को तो स्वतंत्र रखिए जो खुल के बात कर सके। जैसे पत्रकार खुल के बात कर सकता है, वकील खुल के बात करता है, यही दोनों नहीं डरते। आप देखिए पुलिस कैसे डरती है, कि तो पत्रकारों से डरती है और या वकीलों से डरती है, और किसी दुनिया में किसी से डरती नहीं पुलिस। पुलिस को भी वकील ही कंट्रोल करते हैं, पत्रकार ही कंट्रोल करते हैं। इन दोनों को आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा, और चाहेंगे अधिक से अधिक उनको नियंत्रण में लाओ और उनको अपने पॉकेट में रखो, जैसा चाहे। जी, पांडे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कसाई के सामने जिस तरीके से मुर्गे की हालत होती है, जो उसके गले में छुरी होती है, अमित शाह ने बाकायदा रख दिया है। लेकिन वकीलों इस अमित शाह के इस फैसले से बिल्कुल हिल गए हैं और अंतरात्मा उनकी बुरी तरीके से धड़धड़ा रही है। लेकिन वकीलों को भी देखना पड़ेगा कि एक मुवक्किल के साथ वो जो ये व्यवहार उनके करते हैं वकील, क्रूर, उनके साथ उनके दिल पे कैसा होता था कि वकील इस अमित शाह के इस एक्शन से बहुत साफ महसूस कर सकते हैं अगर वो चाहें तो ये है चंद्र भूषण पांडे जी। अगली बार फिर दूसरे मसले पर किसी दूसरे लोग के साथ और किसी दूसरे स्थान पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती कुमार को इजाजत दीजिए।